इम्फैटिक वह टॉपिक है, इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। सड़क, सड़क अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो सड़क पर ये 3 वर्ण से सड़क बना है, तो ये सड़क जो है किस वर्ण पर अधिक जोर पड़ा है। तो अगर हम सड़क बोलते हैं तो सड़क बोलने से ये स पर अधिक जोर पड़ रहा है सड़क, तो इस पर बलाघात है। अगर कर्ता आई वी यू दे होगा तो कर्ता के बाद डू का प्रयोग करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं तो इम्फैटिक बन जाता है। जैसे आई राइट अ लेटर, तो यहाँ हो गया आई डू राइट अ लेटर। क्लियर। ठीक उसी तरह से अगर कर्ता ही सी इट नेम होगा तो इम्फैटिक बनाते समय डज का प्रयोग हम कर्ता के बाद करते हैं या V1 के पहले करते हैं, तो हमारा इम्फैटिक तैयार हो जाता है और अंत में V1 प्लस ऑब्जेक्ट को हम जोड़ देते हैं। जैसे यह मेरा अपना घर है, तो इसको हम लोग बनाते हैं दिस इज माई ओन हाउस। दिस इज माई ओन हाउस, तो ये ओन जो है इम्फैटिक ये है और ये जो है ओन से इम्फैटिक बनता है। दिस इज माई ओन हाउस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक बताया था और बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक है और मैं जल्दी बहुत सारा टॉपिक सिलेबस के अनुसार मैं भेज रहा हूँ जिससे आपको इससे लाभ ले सकें। मैं आपको हमेशा चाहता हूँ कि आप मुझसे लाभ लें और मैं भी आपको हद तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा टॉपिक जो है सिलेबस के अनुसार बता दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इम्फैटिक। आज का टॉपिक है इम्फैटिक। यूज ऑफ डू, डज और डिड। डू, डज, डिड का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है उसके बारे में मैं चर्चा आज करूँगा और यह जो है इम्फैटिक के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम मैं इम्फैटिक के बारे में बताना चाहूँगा कि इम्फैटिक क्या चीज़ है। इम्फैटिक वह टॉपिक है, इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। इम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। किसी भी स्टेटमेंट पर अधिक बल देना, अधिक जोर देना ही इम्फैटिक कहलाता है। हिंदी में इसे मैं बलाघात कहते हैं, इसे मैं बलाघात कहता हूँ। और जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सड़क, सड़क अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो सड़क पर ये 3 वर्ण से सड़क बना है, तो ये सड़क जो है किस वर्ण पर अधिक जोर पड़ा है। तो अगर हम सड़क बोलते हैं तो सड़क बोलने से ये स पर अधिक जोर पड़ रहा है सड़क, तो इस पर बलाघात है। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में इम्फैटिक है। तो इम्फैटिक में डू, डज और डिड का प्रयोग अगर हो जाता है तो वह वाक्य पर अधिक जोर लगता है। तो सर्वप्रथम इम्फैटिक बनाने के लिए 2 टेंस का सहारा लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कर्ता आई वी यू दे होगा तो इम्फैटिक बनाने के लिए मुख्य क्रिया के पहले डू का प्रयोग किया जाता है और डू का प्रयोग करने के बाद V1 और ऑब्जेक्ट, अंत में हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। अगर कर्ता आई वी यू दे होगा तो इम्फैटिक बनाते समय कर्ता के बाद डू
यानी कि V1 के पहले और कर्ता के बाद डू का प्रयोग करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आई प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन में है। मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ पर आई वी यू दे के साथ कह रहा है डू का प्रयोग करें, तो आई डू राइट अ लेटर, आई डू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता तो हूँ। इसका अर्थ ये हो गया मैं पत्र लिखता तो हूँ, या दूसरे शब्दों में मैं पत्र अवश्य लिखता हूँ। ये दो तरह से इसका अर्थ लिया जाता है, मैं पत्र लिखता तो हूँ या मैं पत्र अवश्य लिखता हूँ। अतः इस वाक्य पर डू लग जाने से वाक्य पर अधिक जोर पड़ रहा है, अतः ये इम्फैटिक बन गया। दूसरा, अगर वाक्य में कर्ता ही सी ईट नेम अगर हो तो इम्फैटिक बनाते समय डज का प्रयोग V1 के पहले किया जाता है और अंत में ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। कर्ता अगर ही सी ईट और नेम होगा तो इम्फैटिक बनाते समय सहायक क्रिया डज का प्रयोग करके V1 और ऑब्जेक्ट अंत में हम रख देते हैं, तो आपका इम्फैटिक बन जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ही नोज इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और ये V5 है, तो इम्फैटिक बनाते समय कर्ता के बाद कह रहा है कि डज का प्रयोग करते हैं और V1 प्लस ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो ही डज नो इंग्लिश, यहाँ पर है ही डज नो इंग्लिश, क्योंकि कर्ता के बाद डज आया और यहाँ जो V5 है V1 में बदल गया, तो ही डज नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता तो है। क्या हुआ इसका? वह अंग्रेजी जानता तो है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह अंग्रेजी अवश्य जानता है, वह अंग्रेजी अवश्य जानता है। तो क्या हुआ? अगर कर्ता ही सी ईट नेम होगा तो इम्फैटिक बनाते समय कर्ता के बाद डज का प्रयोग करते हैं और V1 प्लस ऑब्जेक्ट अंत में हम जोड़ देते हैं। उसी तरह से बहुत सारा वाक्य होगा, जैसे मान लिया जाए ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। तो क्या बन जाएगा? ही डज लव मी, सी डज लव मी, राम डज लव मी। उसी तरह से अगर रहेगा ही राइट्स अ लेटर, तो क्या बन जाएगा? ही डज राइट अ लेटर, सी डज राइट अ लेटर, राम डज राइट अ लेटर। इस तरह से इम्फैटिक प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह से डू और डज लगाने से इम्फैटिक तैयार हो जाता है। फिर से आप एक बार देखें, अगर कर्ता आई वी यू दे होगा तो कर्ता के बाद डू का प्रयोग करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं तो इम्फैटिक बन जाता है। जैसे आई राइट अ लेटर, तो यहाँ हो गया आई डू राइट अ लेटर। क्लियर? ठीक उसी तरह से अगर कर्ता ही सी ईट नेम होगा तो इम्फैटिक बनाते समय डज का प्रयोग हम कर्ता के बाद करते हैं या V1 के पहले करते हैं, तो हमारा इम्फैटिक तैयार हो जाता है और अंत में V1 प्लस ऑब्जेक्ट को हम जोड़ देते हैं। जैसे ही नोज इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता है, यहाँ हो गया ही डज नो इंग्लिश, वह अंग्रेजी जानता तो है या वह अंग्रेजी अवश्य जानता है। राइट? अब आ जाइए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में ऑल पर्सन्स के साथ, सभी पर्सन्स के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है और डिड का प्रयोग करने के बाद V1 देकर ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में मुख्य क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग होता है। जब मुख्य क्रिया का दूसरा रूप का प्रयोग होगा तो जब हम इम्फैटिक बनाते हैं तो V² मस्ट बी चेंज V1, V² जो है V1 में परिवर्तन हो जाता है। तो
ऑल पर्सन्स के साथ, टोटल पर्सन के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं V1 के पहले, और V1 और ऑब्जेक्ट अंत में हम जोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, तो इम्फेटिक बना आई डिड गो देयर, मैं वहाँ अवश्य गया था, या मैं वहाँ गया तो था, ऐसा बन गया। इसी तरह से बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारा वाक्य आप बना सकते हैं। जैसे आई रोट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा आई डिड राइट ए लेटर, वी डिड राइट ए लेटर, यू डिड राइट ए लेटर, दे डिड राइट ए लेटर। अगर मैंने कहा आई एट अ मैंगो, तो क्या हो जाएगा आई डिड ईट अ मैंगो, वी डिड ईट अ मैंगो, यू डिड ईट अ मैंगो, दे डिड ईट अ मैंगो। इस तरह से कहने का मतलब है कि सभी पर्सन के साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके V1 और ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं तो हमारा इम्फेटिक तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग होता है और V1 लगाकर ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में कर्ता के बाद डिड का प्रयोग करते हैं और V1 और ऑब्जेक्ट अंत में हम जोड़ देते हैं। इस तरह से आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में इम्फेटिक बनाने का तरीका ये है। ठीक, अब दूसरे नियम में हम पहुंचते हैं कि अगर वाक्य में हैव, हैज और हैड का प्रयोग वाक्य में होता है और यह मुख्य क्रिया का काम करता है, तो हम इसको कैसे इम्फेटिक बनाएंगे। तो इस तरह के वाक्य को इम्फेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, डू, डज और डिड के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हैज और हैड का प्रयोग नहीं होगा, हर हालत में डू, डज, डिड के बाद हैव का ही प्रयोग होता है। एक उदाहरण मैं देता हूँ, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ बन गया आई डू हैव ए कार, मेरे पास एक कार तो है, या मैं एक कार रखता तो हूँ, ऐसा बन गया। उसी तरह से यहाँ बन गया सी डज हैव ए काऊ, सी डज हैव ए काऊ। यहाँ पर अगर हम हैज दे देंगे तो गलत हो जाएगा, हैड दे देंगे तो गलत हो जाएगा। हर हालत में डू, डज, डिड के बाद हैव का ही प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से ही हैड ए रेडियो, उसके पास एक रेडियो था। अब है ही डिड हैव ए रेडियो, है ना, उसके पास एक रेडियो तो था, ऐसा बन गया ये। तो इस तरह से अगर हैव, हैज और हैड के बाद नाउन आता है, तो जब नाउन आ जाता है हैड, हैव के बाद, तो यह जो है हैव, हैज, हैड जो है मुख्य क्रिया का काम करता है। ये मुख्य क्रिया कहलाता है जब हैव, हैज, हैड के बाद नाउन आता है। तो जब नाउन आ जाता है तो ये मुख्य क्रिया होता है। तो मुख्य क्रिया के पहले हम डू लगाते हैं, डज लगाते हैं और डिड लगा करके हम इम्फेटिक तैयार कर लेते हैं, राइट। अब आ जाइए इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य अगर हो तो हाउ कैन यू मेक इम्फेटिक, तो हम इम्फेटिक कैसे बनाएंगे। सर्वप्रथम आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे। इम्परेटिव सेंटेंस के परिभाषा है व्हेन वी फाइंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन देन दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और परामर्श जाना जाता है वह इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस अगर आ जाए वाक्य में और उसको इम्फेटिक बनाना हो तो कुछ नहीं, उसके पहले केवल डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर पर हम इम्फेटिक बना देते हैं। जैसे है कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, ये क्या है, ऑर्डर है, तो इसके पहले हम डू लगा देते हैं, डू कम हेयर।
तो डू कम हेयर लगा देने से इम्फैटिक हमारा तैयार हो जाता है। उसी तरह से मैंने कहा सिट डाउन, तो डू सिट डाउन। गो देयर, डू गो देयर। कम हेयर, डू कम हेयर। प्लीज हेल्प मी, प्लीज डू हेल्प मी। इस तरह से जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य होंगे उसमें जो है डू लगा देने से आपका इम्फैटिक तैयार हो जाता है। जैसे मैंने कहा हेल्प मी, मुझे मदद करें, तो इम्फैटिक में क्या बन जाएगा? डू हेल्प मी। ये हो गया आपका इम्फैटिक। तो इस तरह से इम्फैटिक बनाने के लिए आपको जब कर्ता आई वी यू दे रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू का प्रयोग किया जाता है, और जब कर्ता आई ही सी इट नेम रहेगा तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है और V1 देकर ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम आपको इम्फैटिक प्रोनाउन पर करना चाहते हैं कि इम्फैटिक प्रोनाउन है क्या चीज़। तो इम्फैटिक प्रोनाउन चैप्टर में हम एक वीडियो भेजा था, उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताया। तो इम्फैटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं? इम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वह फोर्सेस ऑन नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन पर अधिक बल देता है, वह इम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे इम्फैटिक प्रोनाउन में आपका है माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इट सेल्फ। ये आपका हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन। ये इम्फैटिक प्रोनाउन है और यह इम्फैटिक प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन पर अधिक बल देता है। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो माई सेल्फ जो है वह कौन है? आई है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो माई सेल्फ जो है वह इसको फोर्स कर रहा है, अतः ये जो है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो इसमें अगर रहता वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ, हम लोग अपना काम स्वयं करते हैं, तुम लोग अपना काम स्वयं करते हो, यू डू योर वर्क योर सेल्फ, दे डू दियर वर्क। तरह से ये सभी इम्फैटिक प्रोनाउन जो है वह नाउन और प्रोनाउन पर अधिक बल देता है। एक और है इसमें, कभी कभी आपने देखा होगा ओन, ये जो है ओन भी जो है वह ओन से भी इम्फैटिक बनाया जाता है। जैसे यह मेरा अपना घर है, तो इसको हम लोग बनाते हैं दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन हाउस। तो ये ओन जो है इम्फैटिक ये है, और ये जो है ओन से इम्फैटिक बनता है। दिस इज माई ओन हाउस, दैट इज योर, he is your own brother, he is your own brother, वह तुम्हारा अपना भाई है। अतः ओन भी इम्फैटिक में प्रयोग करके इम्फैटिक बनाया जाता है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज इम्फैटिक चैप्टर ख़त्म हो जाता है। दूसरे दिन हम दूसरे टॉपिक लेकर आएंगे। आप अगर यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे,
और मैं तो समझ रहा हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप बहुत अच्छी ढंग से समझ गए हैं तो कमेंट में ज़रूर कहेंगे, और आने वाला जो दिन होगा उसमें क्या आप चाहते हैं वह भी मुझे कमेंट में बताएंगे, तो निश्चित रूप से मैं आप तक जो टॉपिक होगा वह आप तक ज़रूर मैं भेजूंगा। इसी तरह से हमसे आप मदद लेते रहिए और मैं आपसे मदद लेता रहूं। दोनों में यही देयर इज़ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड यू। आप और हम में बहुत गहरा संबंध है। आपसे मदद मैं लूं और मुझसे आप मदद लें, यही दोनों का काम है। दूसरे दिन दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। धन्यवाद।